मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पे। दोस्तों, आज हम अभिकरण संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में अभिकर्ता के क्या अधिकार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। राइट्स ऑफ एन एजेंट, आज हम उसका अध्ययन करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। परंतु उसके पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बेल आइकन दिया गया है, अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधे आते हैं अपने पॉइंट पर, अभिकर्ता के अधिकार पर। एजेंट के अनेक कर्तव्यों के साथ साथ उसके कुछ विधिक अधिकार भी संविदा अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से दिए गए हैं। देखिए, अधिकार के पहले उसके क्या कर्तव्य होते हैं वो हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब अधिकार क्या क्या है उसके। सबसे पहला अधिकार है मालिक के धन को प्रतिधारण करने का अधिकार। धारा 217 के अंतर्गत एजेंट को ये अधिकार है कि वह धारा 218 के अधीन मालिक को प्राप्त राशियों का हिसाब करते समय निम्नलिखित शीर्षकों में अपने द्वारा मालिक से ली जाने वाली राशि का समायोजन कर ले। पॉइंट क्या कह रहा, मालिक के धन को प्रतिधारण करने का अधिकार, मतलब मालिक के धन को अपने पास रखने का अधिकार। तो वो किस कंडीशन में रख सकता है, तो धारा 218 हमको बता रही है। पहला, ऐसे समस्त अग्रिम राशियां का जो एजेंट ने मालिक को दी है, अगर एडवांस कोई पैसा एजेंट ने मालिक को दिया है तो वह मालिक की धन राशि में से उस एडवांस पैसे को रख सकता है। ऐसे समस्त उपगत खर्चे का जो उस एजेंसी के कारोबार संचालन में एजेंट द्वारा किए गए हैं। देखिए, ऐसे सारे खर्चे जो एजेंट ने उस कारोबार को, एजेंसी को चलाने के लिए खर्च किए हैं, जैसे ऑफिस का खर्चा है, पानी का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, तो ये सारे खर्चे भी वो काट लेगा। तीसरा, ऐसे परिश्रमिक का जो उसे एजेंट के तौर पर कार्य करने के रूप में देय हो, मतलब उसको अगर कोई मेहनताना के रूप में, कोई सैलरी के रूप में नियुक्त किया गया हो तो वो अपने उस सैलरी को, उस मेहनताने को भी उस पैसों में से रख लेगा। इस प्रकार एजेंट को अधिकार है कि वो मालिक को देय राशि को तब तक रोके रखे जब तक उसे अग्रिम राशियां, उपगत खर्चे व परिश्रम का भुगतान नहीं हो जाता। मतलब एजेंट जो है वो मालिक के पैसों को कब तक रख सकता है अपने पास, जब तक कि उसको ये तीनों प्रकार के खर्चे ना हो जाए, मतलब अग्रिम राशियां, उपगत खर्चे और परिश्रमिक ये ना मिले, तब तक वो अपने पास प्रतिधारण करके रख सकता है। नंबर 2, परिश्रमिक पाने का अधिकार। धारा 219 व 220 के अंतर्गत एजेंट के परिश्रमिक निर्धारण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को दो शीर्षकों से समझा जा सकता है। परिश्रमिक पाने का अधिकार कहाँ दिया है, धारा 219 और 220 में। ये दो दिए रखे हैं, इन दो से हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अनुबंधित परिश्रमिक, यदि एजेंट और मालिक के बीच परिश्रमिक के संबंध में कोई करार है तो एजेंट ऐसा अनुबंध परिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार है। लेकिन ऐसे परिश्रमिक का निर्धारण करते समय मालिक उस राशि को काट सकेगा जो एजेंट के कारोबार में औचार का दोषी होने के कारण मालिक को हुई है। देखिए, अनुबंधित मतलब यदि एजेंट और मालिक के बीच में कोई ऐसा करार हुआ है, लिखित में कोई ऐसा करार हुआ है, अनुबंध हुआ है और एक परिश्रम, एक मेहनताना, एक पेमेंट उनका निश्चित हुआ है कि वो उसके लिए उसको इतना पेमेंट देंगे तो वो उतना पेमेंट पाने का हकदार होगा। लेकिन जब मालिक उसको ऐसा पेमेंट देगा तो वो उसमें से उस राशि को काट लेगा जिससे कि उस एजेंट के औचार का दोषी होगा। मतलब अगर उस कारोबार में कोई हेराफेरी एजेंट ने की हो और उससे कोई मालिक को नुकसान हुआ है तो मालिक उस नुकसानी को काट के उसको बाकी की राशि दे देगा। दूसरा है युक्तियुक्त या उचित परिश्रमिक। यदि एजेंट और मालिक के बीच कोई परिश्रमिक नियत नहीं किया गया है तो फिर युक्तियुक्त परिश्रमिक पाने का हकदार होगा।
धारा 219 के अनुसार उचित परिश्रमिक तब ड्यू होता है, तब देना होगा जब एजेंट को सौंपा गया कार्य पूरा हो जाए। यदि एजेंट को सौंपा गया कार्य पूरा नहीं होता है तो एजेंट अधूरे कार्य का परिश्रमिक पाने का हकदार नहीं होगा जब तक कोई विशेष सुविधा अधूरे या आंशिक कार्य के बदले परिश्रमिक पाने का मालिक व एजेंट के बीच ना हुआ हो। देखिए, अब धारा 19 क्या कह रही है कि जो आपका मेहनताना है, उचित परिश्रमिक मतलब कि अनुबंधित परिश्रमिक जो है वो एजेंट को सौंपा गया कार्य पूरा होने के बाद ही उसको दिया जाएगा। अगर एजेंट ने काम अधूरा करा है या उसने काम को पूरा नहीं करा है तो वो मेहनताना पाने का हकदार नहीं होगा। कब तक? जब तक नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब कोई विशेष सुविधा मतलब कोई इन दोनों के बीच में कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंतर्गत ये तय हुआ है कि अगर कार्य अधूरा भी रहता है या आंशिक कार्य भी होता है तो उसके बदले में भी उसको मेहनताना दे दिया जाएगा। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो तो ठीक है, और अगर ना हुआ हो तो एजेंट जब तक कार्य को पूरा नहीं करेगा उसको परिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इसी धारा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी एजेंट को माल बेचने के लिए नियोजित किया गया है तो वह जितना माल बिका उसके बदले परिश्रमिक प्राप्त कर सकेगा, चाहे संपूर्ण माल न बेचा जा सका हो। अब इसी धारा में ये भी कहा गया है कि अगर एजेंट को माल बेचने के लिए आपने नियुक्त किया है और उसने माल बेचा है लेकिन उसने पूरा माल उसका नहीं बिका है, आधा माल अगर उसने बेचा है तो आप उसको आधे माल के बेचने का जो उसका मेहनताना है वो आप उसको दे दें। इसी प्रकार धारा 220 के अंतर्गत उचित परिश्रमिक देते समय मालिक एजेंट के दुराचरण के आधार पर हुई क्षति का समायोजन कर सकेगा। ये हमने पढ़ा है अनुबंधित परिश्रमिक में। एग्जाम्पल से देखिए, यदि किसी एजेंट को समाचार पत्र में विज्ञापन प्राप्त करने के लिए रखा गया है, कोई एक एजेंट है जिसको न्यूज़पेपर वाले ने नियुक्त किया है कि वो विज्ञापन लेके आए समाचार पत्र के लिए, तो उसको कमीशन विज्ञापन छपने पर ही दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि उसका बुक किया गया कोई विज्ञापन उसकी एजेंसी समाप्ति के बाद छपता है तो भी वो कमीशन प्राप्त कर सकेगा। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, अखबार में एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, उसका कार्य है विज्ञापन ला के देना, वो विज्ञापन ला के देगा, अखबार उसको कमीशन देगा। तो अगर कमीशन अखबार में विज्ञापन छपेगा उसको कमीशन मिलेगा, परंतु ऐसा हो गया कि अखबार उसने जो विज्ञापन उसको बुक तो कर लिया लेकिन उसने अपनी उस एजेंसी को छोड़ दिया और चले गया दूसरी जगह कार्य करने, तो भी उसको जब अगर वो विज्ञापन छपता है तो उसको उसका कमीशन मिलेगा। इसी प्रकार यदि किसी एजेंट को मकान खरीदने के लिए 2% कमीशन पर रखा जाता है तो वह कमीशन तभी प्राप्त कर सकता है जब मकान का विक्रय पूर्ण हो जाए। जब मकान बिकेगा तभी उसको कमीशन मिलेगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। सी से 1 लाख रुपए वसूल करने और अच्छी प्रतिभूति में लगाने के लिए बी को ए नियोजित करता है। बी किसको नियोजित कर रहा है? ए को। क्यों नियोजित कर रहा है? कि वो सी से 1 लाख रुपया वसूले और उसको किसी अच्छी प्रतिभूति के रूप में लगा दे। बी उन 1 लाख रुपये को वसूल करता है। अब बी जो है वो 1 लाख रुपया सी से ले लेता है और 90,000 रुपये अच्छी प्रतिभूति में लगा देता है, किंतु जो 10,000 रुपये है ऐसी प्रतिभूति पर लगाता है जिसका बुरा होना उसे ज्ञात होना चाहिए था। मतलब उसको पता होना चाहिए था कि मैं ये जो 10 लगा रहा हूँ ये बुरा भी हो सकता है। इसके फलस्वरूप ए को 2,000 रुपये की हानि होती है और बी 1 लाख रुपये वसूल करने के लिए और 90,000 रुपये अच्छी प्रतिभूति में विनियोजित करने के लिए परिश्रमिक पाने का हकदार है। चूँकि उसने अब जो 10,000 लगाए थे उसमें तो उसको नुकसान हुआ, अब ए को जो है 2,000 रुपये की उसमें क्षति हो जाती है। अब बी जो है 1 लाख रुपये वसूल करने के लिए, अब बी क्या कर रहा है? उसने ए को नियोजित करा था तो वह बी 1 लाख रुपये वसूल करने के लिए और 9,000 रुपये 1 लाख रुपये उसको वसूल करने के लिए तो वो हकदार है ही सही, पर जो 90,000 रुपये अच्छी प्रतिभूति में लगाए थे मतलब उससे जो उसको मुनाफा हुआ था उसमें मेहनताना देने के लिए वो बाध्य है, क्योंकि उसने 90,000 तो अच्छे लगाए थे लेकिन
वह 10,000 रुपये की विनियोजित के लिए भी किसी परिश्रमी का हकदार नहीं है। मतलब जो 10,000 रुपये उसने अलग से लगाए थे, जिस पे नुकसान हुआ था, उसका मेहनताना वो प्राप्त नहीं कर सकता है, परंतु बी एजेंट 2,000 की हानि के लिए मालिक ए को क्षतिपूर्ति करने का दायी है। परंतु जो 2,000 रुपये के नुकसान मालिक को हुआ है, एजेंट उसकी प्रतिभूति जरूर करेगा। तीसरा पॉइंट है मालिक की संपत्ति पर एजेंट का धारणाधिकार। एजेंट को अपने कमीशन और सेवाओं पर किए गए खर्चों के बदले भारतीय संविदा अधिनियम में 2 अधिकार प्राप्त है। पहला, मालिक के धन को प्रतिधारण अर्थात रोके रखने का अधिकार, जो हमने पढ़ा धारा 216 में, और मालिक की संपत्ति पर धारणाधिकार बनाए रखने का अधिकार धारा 221 में। मालिक की संपत्ति पर धारणाधिकार संबंधी जो प्रावधान है वो क्या है कि जब मालिक जो है अगर एजेंट को अपना खर्चा नहीं देता है, मतलब जो उसने खर्चे करे हैं वो नहीं देता है, तो वो इन 2 तरीकों से उसके माल पर और उसकी जो धन है उसको धारण करके रख सकता है जब तक कि उसको भुगतान ना किया जाए। ये धारा एजेंट के विशिष्ट धारणाधिकार से संबंधित है। इसके अंतर्गत एजेंट क्या करता है, मालिक के माल, कागज पत्र, अन्य संपत्ति चाहे वह जंगम हो या स्थावर को तब तक अपने कब्जे में प्रतिधारित कर सकेगा जब तक कि उसे उसके कमीशन, संवितरण एवं सेवाओं के बाबत शोध रकम का भुगतान नहीं कर दिया जाता है। मतलब पहले ये था कि वो धन को रोक के रखेगा, यहाँ वो संपत्ति को रोक के रखेगा। वैध धारणाधिकार की शर्तें। एजेंट कब धारण करके रखेगा, उनकी संपत्ति को कब अपने कब्जे में रखेगा। किसी एजेंट के धारणाधिकार को तभी वैध धारणाधिकार माना जाएगा जब उसने निम्न बातें मौजूद हो। कौन सी? जिन वस्तुओं, कागज पत्रों या संपत्तियों का धारणाधिकार किया जा रहा है उन पर एजेंट का विधिपूर्ण कब्जा होना चाहिए। मालिक ने उसको वो संपत्ति, वो धन सौंपा हो तो उसका कब्जा उसको दे रखा हो तो वो विधिपूर्ण कब्जा कहलाएगा। ऐसा नहीं कि वो मालिक की संपत्ति पे जाके बैठ गया कि ये अब मैं इस पर कब्जा करके बैठ जाता हूँ। जिन वस्तुओं का विधिपूर्ण कब्जा, और दूसरा ऐसी संपत्तियां मालिक के स्वामित्व की होनी चाहिए। अब जिन संपत्ति पर एजेंट का कब्जा है वो उस पर मालिक का स्वामित्व होना चाहिए। ऐसी संपत्तियां मालिक ने एजेंट को एजेंसी के उद्देश्य के लिए सौंपी हो, ना कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। अब जो ऐसी संपत्ति थी वो मालिक ने एजेंट को किस लिए सौंपी थी? एजेंसी के उद्देश्य के लिए सौंपी थी कि एक एजेंसी का निर्माण कर रहे हैं और ये संपत्ति जो है वो एजेंसी की संपत्ति है। अगला है एजेंट को वो संपत्ति एजेंट की हैसियत से प्राप्त हुई थी, किसी अन्य हैसियत से नहीं। अगर ये सारी कंडीशन होती हैं तो ये एक वैध कंडीशन होगी, एक वैध शर्त होगी, जिसकी वजह से एजेंट जो है वो किसी भी संपत्ति को रोक के रख सकता है जब तक कि उसके सेवाओं के पारिश्रमिक के बिल का भुगतान ना किया गया हो। अवैध रूप से कब्जा करके, अवैध रूप से किसी वस्तु को छीन कर अगर आप उस पर कब्जा करते हो तो उसके ऊपर फिर आपको धारणाधिकार का अधिकार नहीं मिलेगा। धारणाधिकार का प्रभाव। धारणाधिकार के अंतर्गत रोकी गई संपत्ति पर एजेंट का स्वामित्व स्थापित नहीं हो जाता और न ही उन संपत्तियों पर जैसे चाहे वैसे ही उपभोग कर सकता है। एजेंट इन्हें ना तो विक्रय कर सकता है और ना ही बंधक कर सकता है और ना ही गिरवी रख सकता। वो केवल उनको उस पर कब्जा करके बैठ सकता है कि जब तक आप मुझे मेरे पैसे नहीं दोगे, मेरा मेहनताना नहीं दोगे, तब तक मैं इस संपत्ति को नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, आज हमने एजेंट के अधिकारों के बारे में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।